नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी के भक्त जिसे पप्पू कहते थे, उसी पप्पू ने आज मोदी जी को धूल चटा दी है। कर्नाटक में बीजेपी की एक ऐसी हार जिसकी कल्पना न शाह ने की थी, न शहंशाह ने की थी। ऐतिहासिक हार कल्पना से परे। और जो मोदी बार बार घूम घूम के देश में कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात, उसी राहुल गांधी ने आज मोदी जी की पार्टी को दक्षिण मुक्त भाजपा कर दिया। और आप अगर नक्शा देखें तो ना फिर केरल है, ना तमिलनाडु है, ना कर्नाटक है, ना तेलंगाना है, ना आंध्र प्रदेश, टोटल डिस्कनेक्ट। और बारी बगल में अब महाराष्ट्र की है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो पार्टी 300 सीटों से ज़्यादा लाने की बात कर रही हो 2024 में, ये नक्शा, ये साक्ष्य, आज के नतीजे और आने वाले नतीजे क्या जाहिर करते हैं। सच ये है कि कर्नाटक की हार एक ट्रेलर है। असली पिक्चर, देश की असली पिक्चर या 24 की असली पिक्चर, उसका जो काउंटडाउन है दरअसल अब शुरू हुआ है। उल्टी गिनती अब शुरू हुई है। और आज इस पर मैं बड़ा खुलासा करूंगा कि आगे का जो ब्लूप्रिंट है विपक्ष का, कांग्रेस का, मोदी को घेरने का, शाह को, चाणक्य की नीति फेल करने का, वो ब्लूप्रिंट क्या है, उस पर आज बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। लेकिन कुछ सवाल और भी हैं कि राहुल गांधी अब आगे क्या करने जा रहे हैं। क्या इस जीत के बाद, जहां पर धूल चटाई उन्होंने मोदी और शाह को, क्या पीएम के उम्मीदवार प्रोजेक्ट किए जाएंगे राहुल गांधी, या फिर पीएम के उम्मीदवार राहुल गांधी खुद प्रोजेक्ट करेंगे किसी नीतीश कुमार को या किसी और को, इस पर भी मैं खुलासा करूंगा। और सबसे बड़ी चीज़, क्या 2024 में मोदी को निपटाने की तैयारी हो चुकी है, उस पर भी आज बात करेंगे। अब एक बड़ा सच ये था कि जिस तरह की तैयारी कर्नाटक में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के पहले से कर रहे थे, और उसके बाद में राहुल गांधी की टीम जिस तरह से कर्नाटक में काम कर रही थी, उसका अंदाज़ा मोदी जी के चाणक्य को कर्नाटक चुनाव से, वोटिंग के 1 महीने पहले तक नहीं था। और जब अंदाज़ा हुआ है अमित शाह को और मोदी को, तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी। इस पर भी खुलासा करूंगा। और ये खुलासा जो है कांग्रेस के भीतर तक धसे हुए, घुसे हुए एक ऐसे पत्रकार को आज आपके सामने कैमरे पर ला रहा हूं जिसका हर वाक्य एक बड़ा खुलासा होगा। और कई ब्रेकिंग न्यूज़ कर्नाटक की जीत से लेकर आने वाली जीत तक आज आपको ये शख्स बताएंगे। आदेश रबाल, एक ऐसे रिपोर्टर आप कह सकते हैं, एक ऐसे खोजी पत्रकार कि गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस मुख्यालय और खड़गे के दफ्तर तक जिनका एक्सेस है। और बड़ा खुलासा, आप यकीन मानिएगा कि आज आप सुनने जा रहे हैं। नहीं, जैसे मोदी को डिक्टेटर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी डबल डिक्टेटर, ऐसा लोग कहते हैं गोदी मीडिया के जो एंकर वगैरह। मैंने 15 साल से मैं कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा हूँ, 15 साल से मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैंने कभी नहीं सुना ऐसा कि उन्होंने अपना फैसला किसी पे थोपा हो। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि विधायकों से राय ले लो, उनसे मशवरा कर लो। और अब जब से खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, जब वो लोग उनके पास जाके बोलते हैं कि सर ये करना चाहिए, तो बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए कांग्रेस अध्यक्ष के पास, क्योंकि वो फैसला उन्हीं को करना है, उन्हीं का अधिकार है, मैं तो इस पद पे हूँ नहीं। तो आदमी इतना हम्बली बोल देता है कि भैया मैं नहीं कुछ कर सकता, यू जस्ट गो एंड टॉक टू कांग्रेस प्रेसिडेंट। अब राहुल गांधी क्यों गांधी परिवार के किसी सदस्य को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते? क्यों वो खुद प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से परहेज कर रहे हैं? किसको वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? और जो टॉप लीडरशिप है, कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री बनेगा, या राजस्थान में जो मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री, हिमाचल में जो मुख्यमंत्री, ये जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, उनके साथ किस तरह राहुल गांधी के इंटरेक्शंस होते हैं? क्या राहुल गांधी उनकी सुनते हैं? क्या वो डिक्टेटर हैं या एकदम डेमोक्रेट हैं? इस पर भी पहली बार मुझे लगता है कि आज मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। तो इसलिए इस इंटरव्यू को, इस बेबाक खुलासे को आप गौर से सुने, क्योंकि आज की बड़ी खबर इसी में छुपी कर रहा हूँ उसको। और सवाल ये है कि सचिन पायलट और गहलोत जैसा झगड़ा
वो झगड़ा सीधा रमैया और डी शिव कुमार में था। एक आदमी चीफ मिनिस्टर का चेहरा और एक आदमी नहीं नहीं, जैसा नहीं प्रदेश कहेंगे, उनके बीच में ज्यादा नहीं, कटुता है। हाँ मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो झगड़ा था, इस झगड़े को सॉर्ट आउट कैसे किया? पर्दे के पीछे की कहानी मैं चाहता हूं आपसे कि ये पर्दे के देखिए पीछे की उसमें, कहानी कैसी थी कि इस झगड़े को खत्म कर दिया गया, सीधा रमैया वर्सेस डी शिव कुमार। देखिए क्या होता है, कांग्रेस पार्टी, हर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वहां पे महासचिव और प्रभारी होते हैं जिन्हें हर राज्य की जिम्मेदारी दी जाती है। उसमें ऐसे ही राजस्थान के अब से पहले जो प्रभारी रहे हैं वो उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ जब रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने ये चुनौती थी कि वो कैसे डी के शिव कुमार को और सिद्धरमैया को हैंडल करें, तो आप देखो उन्होंने क्या किया। जो पहले की जो लिस्टें थी 70, 80, 90, 100, 200 तक सब स्मूथ गया। लेकिन जब आखिरी की जो सीटें आई, जहां जो सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी पार्टी के लिए कि अगर ये टिकटें ठीक से बढ़ जाएंगी तो हम चुनाव जीत जाएंगे। अक्सर क्या होता है किसी भी राज्य में, मैं आपके सवाल पे आऊंगा अभी, चिंता मत करिएगा, कि आखिर की जो सीटें होती हैं उनमें बंदर बाट होती है और कोई भी पार्टी वहीं पे हारती है। तो इन दोनों के बीच में, और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, वो भी कर्नाटक से आते हैं, तो उनके पास भी लोग थे जिनको उनको टिकट दिलवानी थी, तो उनको कैसे मैनेज करना है। हालांकि एक एक ऐसे सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने ये कह दिया कि खड़गे साहब ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये बात बाहर नहीं आई, और बाहर आई तो जैसे मुझे पता था, लेकिन जी, मुझसे ये वादा ले लिया गया कि आप इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने ठीक है, लेकिन आपके शो में मैंने बोल दिया आज, चलिए। क्योंकि अब मामला निपट चुका है। हाँ तो जी। तो झगड़ा हुआ, फिर आखिरी की सीटें जो है उन दोनों के बीच में बैठ के बांटी गई। सपोज करिए कि 30 सीटें थी, बोला कि ठीक है ये 10 आप ले लो, 10 आप ले लो। इस हम्म। तरीके से चीजों को बहुत छोटे स्तर पे, यानी बहुत माइन्यूटली मैनेज किया गया, ताकि, क्योंकि इसके पीछे ना एक सोच थी, इसके पीछे सोच ये थी कि अगर ये झगड़ा सड़क पे चला गया ना तो आप पहले चुनाव हार जाओगे। परसेप्शन होता है, परसेप्शन राजनीति में बहुत बड़ी चीज है। मनमोहन सिंह की सरकार में चोरी होती थी और मोदी जी की सरकार में सिर्फ विकास होता है, ये परसेप्शन है, उसी पे ये चल रहा है मामला। तो रणदीप सुरजेवाला की स्ट्रैटेजी थी कि हम परसेप्शन की लड़ाई पहले हार गए तो हम चुनाव तो जीत ही नहीं सकते। तो इसलिए उस चीज को कंट्रोल रखा गया और झगड़े को बाहर सड़क पे नहीं आने दिया। और जैसे आपने कहा कि भाई गोदी मीडिया का जिक्र किया आपने कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अगले, जब तक कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे देता हूँ आपके जी, दर्शकों के लिए। हाँ क्या ब्रेक है, करिए खबरें। दूसरी खबर हाँ, ब्रेक करिए आप। क्या है, सिद्धरमैया विधायकों में बहुत पॉपुलर है, वो अपने राज्य में बहुत पॉपुलर है, वो वहां की रजनीकांत है। जी। सिद्धरमैया को लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। जब वो भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो लोग सीटियां मारते हैं, तालियां पीटते हैं, दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूं, मैंने उनको एक बार देखा, हम्म। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, ये उस दौरान की जी। बात है। तो उनका ना अपने राज्य में जलवा है। अब जब विधायक दल की बैठक होगी, विधायक में पॉपुलर वो है ही। चुनाव के बीच में मैंने वॉर रूम में फोन किया और पूछा कि भैया क्या चल रहा है, किसकी डिमांड ज्यादा है, राहुल गांधी की ज्यादा है, प्रियंका गांधी की ज्यादा है, खड़गे साहब को बुला रहे हैं। बोला सर एक ही नाम है यहाँ पे, सिद्धरमैया, हर कोई उन्हीं को बुलाना चाहता है। अब मैं आता हूँ जो आप खबर चाहते थे उसके ऊपर। सिद्धरमैया राहुल गांधी की पसंद है, राहुल गांधी की। राहुल गांधी की पसंद है, लेकिन खड़गे जी जो हैं वो चाहते हैं डीके बने। जी। और डी के शिव कुमार को थोड़ा सा प्रियंका गांधी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। जी। और ये ऐसी बात है मैंने अब तक कहीं बोली नहीं है। और नहीं नहीं, तीसरा हम। तीसरा रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होगी, लेकिन वो देखेंगे कि राहुल गांधी की नजर कहाँ जा रही है उस तरफ। तो चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा, दिल्ली हाईकमांड में त्रिकोणीय मुकाबला है। 2 बड़ी वोट डीके के पास है और 2 बड़ी वोट सिद्धरमैया के पास है, लेकिन विधायकों का ज्यादा समर्थन सिद्धरमैया के पास है। ये कहानी है आपको एक पूरे चीज, चीफ क्योंकि मिनिस्टर आप की। इतने साल से आप कांग्रेस कर में, एक ईमानदारी से, क्योंकि अ, आप जैसे जो रिपोर्टर जो एकदम भीतर घुस जाते हैं, अंदर की खबरें रखते हैं, उनसे बात करना मुझे बहुत पसंद है।
क्योंकि अंदर की आपको शुक्रिया, नब्ज पता लगती है, उनकी थैंक यू। नब्ज पता लगती है आपको। बाकी तो पत्रकार बहुत हैं दिल्ली में। एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे बीजेपी में होता है कि मोदी जी थोड़ा सा कुछ इशारा करते हैं अमित शाह को, फिर अमित शाह नड्डा से कहते हैं, फिर नड्डा का फोन जाता है और देवेंद्र फडणवीस से कहा जाता है कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाइए, ये बता दिया जाता है। तो ये बीजेपी का, या यूं कहें कि मोदी की जो बीजेपी उसका एक तरीका है, एक आदमी ने डिसाइड किया और फिर उसको इंप्लीमेंट किया गया। क्या कांग्रेस में भी ऐसी होता है कि राहुल गांधी जो कह देते हैं वही होता है, या राहुल गांधी डेमोक्रेटिक आदमी है? नहीं, कहाँ होता है? राहुल गांधी जितना, जितने वो डेमोक्रेटिक कोई है ही नहीं उतना। तो वो तो ये कहते हैं कि विधायक किसके साथ हैं, मीटिंग करो, नंबर्स लेके आओ, जिसके साथ विधायक है वही मुख्यमंत्री बनेगा। जब 2018 में रिजल्ट आया राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, और जब राजस्थान की बात आई तो उन्होंने कहा कि विधायक किसके साथ है, बोला अशोक गहलोत के, तो जाइए उनके साथ। तो राहुल गांधी अपना जो फैसला है वो थोपते नहीं, उनका हमेशा ही कहते हैं कि भैया देख लीजिए, मीटिंग बुला लीजिए। और अब तो बिल्कुल नहीं, जब से खड़गे जी नहीं अध्यक्ष मतलब बने तो डिक्टेटर नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि डिक्टेटर नहीं, है, मैं बताता ऐसा हूँ नहीं, बिल्कुल कोई बात गलत है। नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। नहीं, जैसे मोदी को मैं डिक्टेटर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी डबल डिक्टेटर, ऐसा लोग कहते हैं, गोदी मीडिया के नहीं जो नहीं, एंकर मैंने वगैरह। मैंने 15 साल से मैं कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा हूँ, 15 साल से मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैंने कभी नहीं सुना ऐसा कि उन्होंने अपना फैसला किसी पे थोपा हो। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि विधायकों से राय ले लो, उनसे मशवरा कर लो। और अब जब से खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, जब वो लोग उनके पास जाके बोलते हैं कि सर ये करना चाहिए, तो बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए कांग्रेस अध्यक्ष के पास, क्योंकि वो फैसला उन्हीं को करना है, उन्हीं का अधिकार है, मैं तो इस पद पे हूं नहीं। तो आदमी इतना हम्बली बोल देता है कि भैया मैं नहीं कुछ कर सकता, यू जस्ट गो एंड टॉक टू कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो डिक्टेटर किसी का होना और फिर ऐसे शब्द बोलना, मुझे लगता है कि दोनों में बहुत ज्यादा नहीं तो असमानता हम है। राहुल गांधी को क्या माने, एक बहुत ही मतलब जो आपकी बातचीत है, अगर मैं उसको परसीव करूं तो राहुल गांधी एक सिंपल टाइप के आदमी हैं और सबकी सलाह लेते हैं। कुछ हो सकता है उनकी भी अपनी सोच रहती हो, और वो अपने फैसले, अपनी पसंद, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पार्टी के फैसलों में नहीं आने देते। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ मैं ये कुछ बोलना अटल चाह रहा बिहारी हूँ कि वाजपेयी टाइप। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वो अपनी फैसले को थोपते या अपनी बात मनवाने की कोशिश करते, तो आज सचिन पायलट सड़क पे यात्रा नहीं कर रहे होते, ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में नहीं होते, आरपीएन सिंह बीजेपी में नहीं होते, जितिन प्रसाद बीजेपी में नहीं होते, अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में नहीं होते। ऐसे 20 उदाहरण होंगे मेरे पास। अगर उन्होंने अपने राहुल गांधी होने का एहसास करवाया होता, तो कांग्रेस पार्टी में उनके तमाम नजदीकी लोग जो कांग्रेस के भीतर है वो घर बैठे हुए हैं, और जो बाकी बच्चे कुछ थे वो पार्टी छोड़ के चले गए। मतलब मित्रवाद वो नहीं है। नहीं करते। ये मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ आपके दर्शकों के लिए कि अगर वो अपने राहुल गांधी होने का एहसास कराते, तो जितने मैंने नाम लिए सब उनके आसपास दिखाई देते। उनमें से 2 मुख्यमंत्री होते, सिंधिया और सचिन पायलट। लेकिन आज नहीं है। सचिन पायलट को अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी बात रखने के लिए यात्रा करनी पड़ रही है, आपके सामने है। वो 45 डिग्री में यात्रा कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी उम्मीद नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और एक कोशिश भी हुई थी पिछले साल 25 सितंबर को, गांधी परिवार ने कोशिश की कि विधायक दल की बैठक को, वो नहीं हो पाई क्योंकि जी। विधायकों ने विद्रोह कर दिया। तो फिर क्या कहा उसमें क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या गहलोत साहब को हटाया? नहीं हटाया ना। नहीं रहा। तो इससे ज्यादा लोकतंत्र मतलब कहाँ होगा? मेरिट पर देखते। एक चीज और है, क्योंकि अब बात आदेश साहब आपने ऐसी घुमाई, क्योंकि जब आप बोलने लग जाते हैं तो वाकई लोग सुनना चाहते हैं आपको। अब जैसे कर्नाटक जीती है और बड़ी थंपिंग मेजोरिटी से जीता है, मतलब एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है, या यूं कहूं कि 30-35 साल में बहुत बड़ी जीत, ऐसा जो फैसला देखने को कर्नाटक को मिल रहा है। इतनी बड़ी जीत के बाद, वो भी मोदी और अमित शाह के अगेंस्ट इतनी बड़ी जीत, जो एक सरप्राइज होगी। मुझे लगता है कि आज रात अमित शाह सो भी पाएंगे चैन से कि नहीं। अब इससे राहुल गांधी का कद तो बढ़ा, क्योंकि मैं एक खबर देख रहा था, उसमें यह था, किसी हिंदू अखबार में खबर थी, एनालिसिस थी कि 75% स्ट्राइक रेट है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जहां जहां गए हैं उसका बहुत जबरदस्त असर कांग्रेस को मिला है, फायदा हुआ है।
अब राहुल गांधी एकदम से उनका कद और बढ़ गया, वैसे ही वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि सिंपैथी और एम्पैथी लोगों की उनके साथ है। जिस तरह से उनको एक छोटे से मामले में सजा दी गई, लोकसभा की सदस्यता छीन ली, बंगला खाली कराया, वगैरह वगैरह। क्या राहुल गांधी के मित्र या उनके जो आसपास के जो पर्सनल स्टाफ हैं, वो अगर अब ये प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई अब तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट एक ही हो सकता है, वो राहुल गांधी है, और अगर खुदा ना खास्ता छत्तीसगढ़ भी आप जीत गए और कांग्रेस ने अगर मध्य प्रदेश भी जीत लिया, तो क्या राहुल गांधी इस बात पर मान जाएंगे कि भाई चलो हम ही बन जाते हैं? क्या राहुल गांधी को अब प्रोजेक्ट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर, या राहुल गांधी इतनी लोभ लालसा नहीं है उनमें, वो चाहेंगे कि नहीं अपोजिशन तय करे, पहले मोदी को हराया जाए, बाद में देखेंगे? आपको क्या जवाब कैसा लगता है? चाहिए? जवाब कैसा नहीं, चाहिए? जवाब मुझे पॉलिटिकल, सच चाहिए। साफ साफ। मुझे सच चाहिए, अंदर की बात चाहिए। पॉलिटिकल तो आपसे कुछ बात करना ही बेकार है, आप तो अपना कुछ करते ही रहते हैं। अंदर की बात। कुछ नहीं होगा ऐसा। राहुल गांधी, आप ये कहें ना कि अभी तो आपने जीता है कर्नाटका, अभी इस साल में तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वो भी जीत जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा ऐसा। राहुल गांधी ने जो अपना रास्ता चूज किया वो उन्होंने कर लिया। 19 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना, और उसके बाद ये कहना कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। कुछ समय के लिए सोनिया गांधी को बनना पड़ा इंटरिम प्रेसिडेंट। फिर अशोक गहलोत की बात आई, वो नहीं बने, उन्होंने मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ी, और फाइनली मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, और उनके नेतृत्व में पिछले 6 महीने में दूसरी जीत दर्ज हुई है। राहुल गांधी ने उसके बाद यात्रा निकाली, आपके सामने 3700 किलोमीटर की। तो राहुल गांधी ने अपना रास्ता चूज कर लिया और उन्होंने कह दिया कि मैं इस रेस से बिल्कुल बाहर हूँ। ना मुझे क्यों? कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना है, ना मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना है, ना मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनना है पहले, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनना है। वो ये बात जानते हैं अच्छे से कि ये लड़ाई बहुत लंबी है। इस बात का जिक्र वो कई बार अपने लोगों के बीच में कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जिन जिन लोगों से मैं लड़ रहा हूँ, लड़ाई बहुत लंबी है और मुझे पता है कि लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी है। तो जरूरी नहीं है कि इसके मुझे किसी पद पे होना चाहिए। अब मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। बात हुई कि आप अध्यक्ष को नहीं बनते, बोले मैं अध्यक्ष इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप लोग ये कहते हो कि भैया अगर आप मुसलमान की बात नहीं कर सकते, आप क्रिश्चियन की बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ हिंदू की बात कीजिए, आप सिर्फ पंजाबी की बात कीजिए, सिख की बात कीजिए। बोला वो मेरे से नहीं होगा। अगर मैं अध्यक्ष बनूंगा तो कांग्रेस अध्यक्ष का काम है कि वो हर उस आवाज को उठाए जो दबाई जा रही है, जो कुचली जा रही है। अगर आप मुझे कहेंगे कि नहीं आप ये आवाज उठा सकते हैं और ये नहीं उठा सकते, इस बात में मैं सहमत नहीं हूँ। तो ये उनका तर्क था इस बात के पीछे कि भैया क्यों अध्यक्ष नहीं बनेगा। सेकंड टाइम जब बात हुई थी, जो उनके आसपास की कोर्ट उनके पीछे पड़ी हुई थी, नहीं आप वापिस अध्यक्ष बनिए, आपको लड़ाई लड़नी है। बोला लड़ाई लड़ूंगा ना, मैं लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन उसके लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए फिर वो यात्रा निकाली गई। तो एक आपका अलग ये, अगर पर्सपेक्टिव। मैं एक सार ये निकालूं कि भले ही उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, आज की तारीख में राहुल गांधी सांसद नहीं है, आज की तारीख में सरकारी बंगले में रहते नहीं हैं, पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहते नहीं हैं, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनना नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी को लीड करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की तारीख में, टुडे, आज जो तारीख है उस तारीख में, खासकर कर्नाटक जीतने के बाद, राहुल गांधी का कद क्या है कांग्रेस में इस वक्त, इस सेक्रीफाइस देखिए, के बाद? मुझे मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की आवाज है, और कांग्रेस की विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे बड़ी बात। और ऐसा नहीं है कि उनकी सुनी नहीं जाती। जब उनसे राय मांगी जाती है किसी के विषय के ऊपर तो वो अपनी राय देते हैं। और जब कोई उनसे ये कहता है कि आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, तो हमेशा एक बात कहते हैं कि आप जाके कांग्रेस अध्यक्ष से बात कीजिए, वो ही इस बात के ऊपर फैसला करेंगे। जैसे कई लोग अभी गए और कहा कि राजस्थान में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, उसको आप रोकिए। तो बोले कि मैं तो अध्यक्ष नहीं हूँ। अगर मुझसे अध्यक्ष जी पूछेंगे तो मैं अपने विचार उनको जरूर बताऊंगा। तो आप जाइए, अध्यक्ष जी के पास जाइए, खड़गे जी के पास जाइए, अपनी बात रखिए। इस तरह की बातें वो आजकल करते हैं। थोड़ा सा और मैं कहूंगा एक बात और, जब से वो उन्होंने ये यात्रा की है ना, थोड़े से और ज्यादा से आध्यात्मिक हो गए हैं। मतलब क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, वैसा। हाँ, लड़ाई लंबी है ये मानते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, उन सबको कैप्चर कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा एक बात का जिक्र जरूर करते हैं कि कांग्रेस पार्टी
का इतना कमजोर होने में सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है, क्योंकि जब हमारी सरकार थी, हमारे खिलाफ जो कुछ दिखाया गया वो जनता तक जो भी बात पहुंची वो मीडिया के माध्यम से पहुंची, और आज मीडिया जो है अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। इसलिए ये लड़ाई हमारी लंबी है, हो सकता है 24 तक हो सकता है 29 तक हो सकता है 34 तक हो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अब राहुल गांधी पे फिर कभी बात और होगी, क्योंकि आप तो मतलब जानकारियों का एक आप कह सकते हैं पूरा भंडार है, आपसे जानकारी और रात भर गुफ्तगू हो सकती। कभी फिर मैं कभी आपसे बात करूंगा उस राहुल गांधी पे। अब आते हैं फिर से उसी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। अगर कांग्रेस को जो एडवांटेज हो गया है कर्नाटक की जीत के बाद, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, पॉलिटिकल एडवांटेज है एक तरह का, और एक प्रेशर जो है उन्होंने माउंट कर दिया है अमित शाह पर, मोदी पर, और कहीं ना कहीं मोदी के ब्रांड पे भी सवाल लगा दिया। लेकिन घूम फिर कर किसी ना किसी को तो मोदी के आगे प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार से उनकी ट्यूनिंग कैसी है? क्योंकि नीतीश कुमार की भी छवि ईमानदार वाली, क्या राहुल गांधी को, नीतीश कुमार को आगे करने में उनको कोई परहेज गुरेज होगा, नहीं होगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि किसी को तो आगे करना पड़ेगा। मुझे लगता है जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली में आए थे, उनकी बैठक खड़गे साहब से और राहुल गांधी से हुई थी, और उसके बाद उन्हें एक असाइनमेंट दिया गया कि आप सभी पार्टी से बात कीजिए। अभी सभी पार्टी से बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे, पवार साहब से मिले, उड़ीसा गए थे, लखनऊ में अखिलेश जी यादव से मिले। वो एक एक्सरसाइज चल रही है। दरअसल नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हें यूपीए का संयोजक बना दिया जाए। कांग्रेस को भी ज्यादा उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको संयोजक तब बनाया जाएगा जब आप कुछ दिखाएंगे कि हाँ मेरी प्लेट में इतना यूटिलिटी। सामान है, यूटिलिटी क्या है आपकी, मेरे पास इतने लोग हैं। तो उस हिसाब से राहुल गांधी इस बात को ट्रस्ट करते हैं कि नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत तौर पे कोई आरोप नहीं है। दूसरा, उनको ये भी लगता है कि यूपी और उत्तर प्रदेश, ये दो ऐसे राज्य हैं उत्तर भारत के। अगर आप देखें आज की स्थिति में, जब ये रिजल्ट आया कर्नाटका का, तो बीजेपी दक्षिण भारत से साफ हो गई है, वहाँ कुछ उनका है नहीं। तो जो बीजेपी की पावर है वो नॉर्थ इंडिया की है। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़े राज्य है यूपी और बिहार, जहाँ 120 सीटें हैं। तो उसमें आखिर में सरकार बनाई गई बीजेपी को बाहर करके, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की। तो अगर ये सरकार वहां रह जाती है तो 40 सीटें का डायरेक्टली नुकसान बीजेपी को है। ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में, जहाँ 48 सीटें हैं, और वहां अब कमाल की बात महाराष्ट्र की ये है कि सरकार बीजेपी की है, और वो विपक्ष जो इकट्ठा है वो उसको भी तोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस टूटे, क्योंकि अगर ये जी इकट्ठे लड़ेंगे तो वहां पे भी इनको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है कि नीतीश कुमार को आगे करो, संयोजक बन जाए, वो चेहरा बन जाए, व्यक्तिगत आरोप नहीं है, इन सब बातों में राहुल गांधी राजी हैं। लेकिन अभी जैसे ही इनका ये एक एक्सरसाइज पूरी होगी नीतीश कुमार की, जब वो सबसे मुलाकात कर लेंगे, उसके बाद एक रैली बुलाई जाएगी। एक रैली शायद दिल्ली में रखी गई थी, वो कांग्रेस पार्टी की रैली थी। अब मुझे लगता है अब उसको शायद एक पोस्टपोन कर, पटना में भी रैली है। उसको दिल्ली वाले की पोस्टपोन कर दिया गया है। अब नीतीश कुमार ने पटना में रैली रखी है, उसमें विपक्षी एकता की आपको झलक दिखाई देगी। उसमें दिखाई देगा कि नीतीश कुमार कितने सफल हुए हैं। क्या राहुल और गांधी जा सकते हैं उस हाँ बिल्कुल, सभा में? राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों जाएंगे। और जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अखिलेश यादव से मिलने गए थे, तो तेजस्वी ने अखिलेश को कहा कि आपको पापा याद कर रहे थे। तेजस्वी के कहने के बाद अखिलेश यादव दिल्ली आए और लालू जी से दिल्ली में मिले, और उनको ये समझाया गया लालू जी की तरफ से कि अगर डर जाओगे तो तुम्हारा जो राजनीति का भविष्य है ना वो खत्म हो जाएगा, लड़ नहीं पाओगे, लड़ना पड़ेगा हमारी तरह। अगर डर के बैठोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो लालू जी जी। ने क्लास अखिलेश यादव की ली है, कितना असर होगा वो आपको पटना की रैली में दिख जाएगा। क्या राहुल गांधी का थोड़ा सा रिजर्वेशन अखिलेश यादव के प्रति है? कहीं ना कहीं एक ट्यूनिंग जैसे लगता है मिस कर रही हो क्या? इसको जब भी कहीं ना कहीं तेजस्वी और नीतीश इस रिश्ते में जो थोड़ी बहुत सी बर्फ है वो पिघल सकती है? नहीं, देखिए राहुल और गांधी क्या को इस बात का, क्या क्या ऐसे मामलों में राहुल गांधी कंप्रोमाइज क्या झुकते हैं वो? नहीं नहीं, देखिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि
राहुल गांधी को इस बात की अच्छे से पता है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष को इकट्ठा आप नहीं कर सकते, इसीलिए ये रास्ता चूज किया गया है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जोड़ी चल रही है जो सबसे मिल रही है, तो उस बात का एहसास होते हुए ही ये फैसला लिया गया था कि हमारे साथ सब लोग नहीं आएंगे, बहुत लोगों की दिक्कतें नहीं, हैं, मेरा बहुत। शायद मेरा सवाल आदित्य भाई कुछ और था। मैं ये कह रहा था कि जैसे नरेंद्र मोदी है, उनके अंदर जो एक एरोगेंस है, वो जो दिखता है उनकी हम्म बातचीत में, उनके लहजे में, अक्सर वो जिसको डिसलाइक करते हैं तो फिर डिसलाइक करते हैं। लेकिन अमित हम्म शाह हम देखते हैं फ्लेक्सिबल है ना। हम्म कुछ नेता बहुत एरोगेंट होते हैं, पर्सनल रिश्ते को वो एक एनिमोसिटी में तब्दील कर देते हैं, और कुछ ऐसे नेता होते हैं जो पब्लिक लाइफ में अगर किसी से अनबन हो गई तो उसको भूल जाते हैं। राहुल गांधी क्या फ्लेक्सिबल है इस मामले में? अगर किसी से अनबन है उनके तो फिर चलो उन, भाई, देश के हित में, पार्टी के हित में, चलो यार हाथ मिला लो इससे। उनकी अपनी पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनके मुंह पे भी करते हैं, पीछे भी करते हैं, और वो उस क्रिटिसिज्म को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप बना G23 का, जी। उस बात को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, अंदर बहुत बवाल हुआ, झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी हरियाणा की कमान किसको दी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। वो उस ग्रुप में थे। आनंद शर्मा आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो उस ग्रुप में थे। तो राहुल गांधी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी बुराइयों को सुनते हैं और कहते हैं अगर एक मैं समय तो गलती करता जयराम हूँ तो। रमेश भी थोड़ा थोड़ा उधर थे। हाँ हाँ। तो वो कहते हैं कि आप मेरे में कुछ गलती, आपने कई बार देखा होगा जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो जयराम रमेश ही कह देते थे उनको कि राहुल जी कैन नॉट टेक दिस क्वेश्चन, आई विल नॉट अलाउ यू। तो जब पब्लिकली कोई आपको ऐसे बोल रहा है, आपकी पार्टी का हम्म। नेता, तो आप समझ जाइए कि वो आदमी क्या है। नहीं तो कोने में ले जाके समझा सकते थे ना कि आप ठीक से रहिए, हाँ, कायदे से बात करिए। कायदे से बात करिए। लेकिन वो ये सब कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है राहुल गांधी के नेचर में। मतलब जितना मैंने उनको देखा है नजदीक से या समझा है या उनके नजदीक के लोगों ने मुझे बताया है, इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी जी। के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो उनको मुंह पे जाके उनकी गलती बताते हैं और वो बात उनको अच्छी लगती है। और जो लोग जाके सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि आपने तो हथौड़ा मारा और पहाड़ तोड़ दिया, वाह जी वाह, वो उनको अच्छे नहीं लगते। चलिए अब सुरजेवाला पे एक सवाल करता हूँ। सुरजेवाला को जिन परिस्थितियों में, पहले राजस्थान वो देख रहे थे, वहां पर चीजें ठीक नहीं हो पाई, लेकिन जब नहीं, से राजस्थान नहीं कर्नाटक देखे थे गए, वो। नहीं बीच में जाते थे शायद एमएसरी बन के। नहीं, वो पहले उनके अच्छा। पास वो पहले मीडिया था, हरियाणा। वो मीडिया के जी। प्रभारी थे। और मीडिया के प्रभारी बनने का उनका प्रमोशन हुआ, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और कर्नाटक का प्रभार दिया गया। तो जब से कर्नाटक गए हैं, लोग कहते हैं कि सुरजेवाला ने वहां पर पहले तो जनरल सेक्रेटरी जो इंचार्ज होता था वो हवाई जहाज से जाता था, बिजनेस क्लास में 5 स्टार होटल में रुकता था, पीने पिलाने वाला आदमी तो शाम को पी लेता था, कुछ थोड़ा बहुत करके वापस आ जाता था। लेकिन इस आदमी ने, लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं कितना सच है, आप जाता, इस आदमी ने वहां जाके मकान किराए पे लिया, ये आदमी वहां रहने लगा। जैसे संघ के प्रचारक होते हैं, घुल मिल जाते हैं, रहने लग जाते हैं। सुरजेवाला वहां पर रहे और इन्होंने डी शिव कुमार और दोनों सीधारमैया को, दोनों को मनाया, कोशिश करी, दोनों को एक साथ लिया है। फिर ये ब्लॉक लेवल तक, आप यूं कह सकते हैं शहर के लेवल तक, हर सीट के लेवल पर इस आदमी ने काम किया, मेहनत किया, और ये आदमी फिर लौटा नहीं। अब ये जीत के साथ जो लौट रहा है, आप सुरजेवाला को कहां देखते, अब कहां देखते आप उसको, मैं बताता हूँ क्या हुआ कर्नाटक पूरी। जीतने के बाद? मैं बताता हूँ आपको, ये जो पूरी कहानी है ना, जो आपने अभी सवाल पूछा है, इसमें कहानी और भी है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को जब कर्नाटक दिया गया तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। इनके पास इससे पहले मीडिया का प्रभार था, फिर इनका प्रमोशन हुआ, इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, कर्नाटक का प्रभार दिया गया। अब साल भर पहले इन्हें राज्यसभा दिया गया राजस्थान से। तो वहाँ इन्होंने घर लिया और अपना एक कुक और एक ड्राइवर यहीं से लेके गए, और बीच बीच में इनकी वाइफ भी वहाँ जाती रहती थी मिलने के लिए। तो इन्होंने वही रहना शुरू कर दिया था। उनके इनके सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे डीके को, सिद्धरमैया को मैनेज करें। एक दिन मैं उनसे पूछ रहा था कि आप कैसे करते हो इन दोनों को मैनेज? तो बोले कि डीके को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। बोला वो कब कहाँ क्या बोल देगा ना, कुछ नहीं पता। बोला मुझे सुबह शाम दोपहर 3 टाइम में से एक टाइम इन दोनों के साथ बैठना पड़ता है रोज। मैं कॉफी पीऊँ, मैं खाने पे बैठा हूँ, मैं चाय पे बैठा हूँ, इडली सांभर पे बैठा हूँ, कुछ भी करूँ मुझे करना पड़ता था। तो वो एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक डिनर दिया गया था
जी मेरे हिसाब से टिकटें बंटने से पहले की बात है, एक 5 स्टार होटल में डिनर था। वो डिनर दिया था डिजाइन बॉक्स कंपनी की तरफ से। डिजाइन बॉक्स कंपनी काम कर रही है डीके के लिए, तो उसमें जी बड़े बड़े जो आप जिसको आप गोदी मीडिया कहते हो उसके एंकर्स को बुलाया गया था, बड़े बड़े लोग थे। तो वो सब उनके बीच में डीके बैठे हुए थे। तो उसमें से किसी एक बड़ी एंकर ने पूछ लिया कि बताइए कि आपके यहाँ कितने में चुनाव हो रहा है एक सीट पे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए टिकट। अब जी डीके बिंदास आदमी है, 30 करोड़। वो नहीं, मतलब वो सोचता ही नहीं है। मतलब वो कहता है, उसका मतलब ये था कि हमारे एक सीट पे 30 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, और उन्होंने समझ ये लिया कि ये एक टिकट 30 करोड़ में बिक रही है। तो मतलब जब ये बात पता लगी सुरजेवाला को, तो बोला कि यार वो शुक्र है कि इतने में काम टल गया, वो कुछ और भी कह सकता था। तो इन दोनों को मैनेज करके चलना, इनके झगड़े निपटाना, इनकी टिकटें बंटवाना, और अब चैलेंज ये है कि मुख्यमंत्री का फैसला कैसे होगा। अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव, ये सब लोग कर्नाटका में हैं। और सिद्धरमैया बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। डीके भी नहीं पहुंचे हैं, वो अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का धन्यवाद कर रहे हैं, उसके बाद आएंगे। और इन्होंने आज सुबह ही मैक्सिमम रीजन्स में प्राइवेट प्लेन लगा दिए थे कि जैसे जैसे एमएलए जो जीतेंगे उनको जहाज में बिठाना है और बेंगलुरु उतार देना है, ताकि सब कंट्रोल में रहे। तो अभी एक मेजर लेकिन अब तो चैलेंज है संख्या कांग्रेस इतनी पार्टी। बड़ी है कि अब नहीं, ऑपरेशन लोटस अब तो कुछ होना अगर नहीं है। नहीं, अगर आप 115 120 पे रहते तो मैं उस हाँ परिस्थिति की बात कर रहा हूँ जिनकी तैयारी थी। चलिए अंतिम सवाल, समय भी हो रहा है। ये तो बात कर्नाटक की रही, और कर्नाटक में आपने कहा कि सीधा रमैया के चांसेस हैं, और राहुल गांधी एक ईमानदार इस तरह का लोकप्रिय नेता को वो पुश करते हैं। छत्तीसगढ़ पर मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने बीजेपी का कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। रमन सिंह वगैरह जो है, मुझे लगता है कि उनमें वो ताकत नहीं रही, वो ऊर्जा नहीं रही। तो मैं छत्तीसगढ़ पे बात नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर जो चुनाव होने हैं आफ्टर कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपको क्या संभावनाएं लग रही? क्या कर्नाटक से ज्यादा मुश्किल स्थिति में कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान में है? देखिए, मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ सब कुछ कमलनाथ है। प्रदेश अध्यक्ष भी वो हैं, प्रभारी भी वो हैं, मतलब सब चीजें उन्हीं के आसपास घूम रही हैं। जो स्ट्रैटेजी उनको ठीक लगी वो उसको मान लेंगे। दूसरा क्या है ना, उन तक बहुत कम आदमी पहुंच पाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मुझे पूरी पार्टी जानती है, मुझे गांधी भी जानते हैं। मैं सबसे मिल चुका हूँ, सबसे मिलता रहता हूँ, लेकिन मैं आज तक कमलनाथ से नहीं मिला। मुझे उनका प्रोसीजर ही नहीं पता कि कैसे उसको करना है। फिर अगर आप उनसे मिल लोगे तो कहेंगे अच्छा आपके पास 2.5 मिनट है, आप बोलिए जो बोलना है। अब आप 2.5 मिनट में क्या बोलोगे? तो वो ना बहुत डिफरेंट तरीके के नेता हैं। सब चीजें उनके आसपास घूम रही हैं, हालांकि एक नहीं, अच्छा लेकिन अगर मौका है। कमलनाथ सब कुछ है तो फिर दिग्विजय सिंह क्या है? देखिए, दिग्विजय, पहली बात तो ये हो गया ना कि सबने नेता मान लिया कि नेता कमलनाथ है और अगले मुख्यमंत्री भी हमारे यही हैं। दिग्विजय सिंह खुद ही ये बात बोलते हैं। तो इट मीन्स कि आपने हथियार डाल दिए ना। सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी तो कोई बचा ही नहीं। और कमलनाथ बहुत स्पष्ट टाइप नेता है, अगर आप उनसे मिलेंगे वो कहेंगे ये करना है और ये नहीं करना है बस। और कोई उनसे झूठ बोल दे तो वो उसकी मतलब फिर उसकी मतलब खैर नहीं है। डीके शिव कुमार टाइप के ब्लंट हैं वो भी। नहीं, वो ब्लंट नहीं है, वो बहुत मतलब बहुत स्ट्रैटेजिक बंदा है, राजनीति समझते हैं, सब कुछ है, लेकिन ब्लंट नहीं है। लेकिन उनको झूठ पसंद नहीं है। जिसने झूठ बोल ली वो पकड़ा गया, वो मर गया, फिर उसकी में एंट्री नहीं होती। तो तो कमलनाथ क्या? कमलनाथ को थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए अपने वर्कर्स को, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जो इनकी पीसीसी की कमेटी है, उन सबको। वहाँ बहुत अच्छे चांस हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि जैसी एंटी इनकम्बेंसी कर्नाटक में थी वैसे ही मध्य प्रदेश में भी है, क्योंकि चौथा टर्म, जी तीसरा तो छीन लिया गया शिवराज सिंह चौहान ने, और अब वो चौथा टर्म उनका ऐड हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में एक फेयर चांस है इनके लिए, अगर ये जिस तरीके का चुनाव इन्होंने कर्नाटक में मिलकर लड़ा है। आप एक बात और देखिए कि 5 लोग प्रचार कर रहे थे कर्नाटक में। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, पांचों जी अलग रीजन में थे। और एक स्ट्रैटेजी ये बनी कि हम कोई भी ऐसा इशू नहीं उठाएंगे जो राष्ट्रीय इशू होगा। तो इन्होंने लोकल इश्यूज उठाए, 5 गारंटी चुनी, नंदनी का इशू उठाया, 40% कमीशन की बात की, ये बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात की।
तो लोकल इशू तय हुए। तो राहुल गांधी की किसी भी स्पीच में आप देखेंगे उन्होंने गौतम अडानी का और चीन का नाम नहीं लिया। तो जो स्ट्रैटेजी बनी उस पर काम हुआ, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। ऐसा ही अगर चुनाव मध्य प्रदेश में लड़े, मैंने बहुत सालों के बाद ना दीपक जी कांग्रेस पार्टी को ऐसा चुनाव लड़ते देखा है, इतना साफ सुथरा, इतना मतलब वेल प्लान्ड कि हमने बिल्कुल नहीं करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सी होनी है, कौन सा विषय पे करनी है, मतलब हर चीज वेल प्लान्ड थी। राजस्थान, वो तो आपको लग रहा है थोड़ा मुश्किल होगा? राजस्थान में नहीं, मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। राजस्थान में आज के बाद अब कांग्रेस को ये तय करना है कि क्या उन्हें दोनों नेताओं की आवश्यकता है, सचिन पायलट की भी, अशोक गहलोत की भी, नंबर 1। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि 25 सितंबर के बाद जब ये विद्रोह राजस्थान में हुआ था, उसके बाद जब गहलोत साहब ने माफी मांगी थी, उससे ज्यादा पावरफुल स्थिति में गहलोत साहब आ गए। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये कैसे हो सकता है कि जो आदमी विद्रोह कर दे सोनिया गांधी के खिलाफ, वो पावरफुल कैसे हो जाएगा? वो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, ये सब लोग जो है अशोक गहलोत के समर्थन में। कारण तो बहुत बड़े हैं, यहाँ नहीं बोल पाऊंगा, आप समझदार हैं। और एक ही बात बोलते हैं सब लोग जाके कि मैडम अगर वहां से अगर उनको हटा दिया चुनाव हार जाएंगे, और चुनाव हारना है तो फिर हटाना क्यों है? तो अब इनको ये देखना है कि सचिन पायलट को ये कैसे सम्मानजनक जगह दें। क्योंकि एक चीज बताऊं मैं, क्या किया जा रही है कि सिर्फ सचिन पायलट सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कहते हैं कि मुझे और मेरे लोगों को जो हमारा हिस्सा है वो दे दो, लेकिन हमें स्टेट में चाहिए, हमें दिल्ली में नहीं चाहिए। अब इस बात का फैसला हो रहा है कि भाई उनको क्या सम्मानजनक पद मतलब सचिन पायलट चाहते हैं जो उनकी लॉबी है, उनके लोग हैं, उनको अकोमोडेट करें गहलोत अपनी सरकार में, अपने साथ ही राजस्थान संगठन में, सरकार में, उनको खुद भी, उनके लोगों को भी, दिल्ली में उनको। और गहलोत इस पर रिजर्वेशन है। हाँ, उनको जाहिर तौर पर रिजर्वेशन होगी। वो क्यों चाहेंगे कि सचिन पायलट यहाँ पे आए? तो अगर ये लड़ाई अगर नहीं निपटती है और सचिन पायलट एक तरफ रहते हैं, अशोक गहलोत एक तरफ रहते हैं, तो आपको लगता नहीं कि राजस्थान इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है, तो नुकसान, डिसएडवांटेज कांग्रेस है। लड़ाई निपट जाए या ना निपटे, राजस्थान वैसे भी आसान नहीं है। राजस्थान का आपको पता ही है कि हर 5 साल में सत्ता वो चेंज करते हैं, और राजस्थान बहुत पोलराइज स्टेट है। आप देखो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास गई हैं। कम्युनली पोलराइज है वो, बहुत ज्यादा पोलराइज स्टेट है, और वो बीजेपी का गढ़ भी है। भाई 2 पार्टी सिस्टम है, 5 साल वो रहते हैं, 5 साल वो रहते हैं। यही तो सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, 5 साल वसुंधरा रहेंगी, 5 साल गहलोत रहेंगे, ना वो जांच करेगा ना वो जांच करेंगी, यही तो बात चल रही है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए मुश्किल है राजस्थान। आदेश भाई, आज आप मूड में भी थे और आज आपने दिल खोलकर बातें करी, और बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को, दोस्तों को जो ये प्रोग्राम देखेंगे, उनको एक इंसाइट मिलेगी। और जहां तक दोस्तों 2024 के फाइनल से पहले, या यूं कहें 2023 में, राहुल गांधी को मोदी के साथ 4 टेस्ट मैच खेलने थे। पहला टेस्ट कर्नाटक में उन्होंने बुरी तरह हरा दिया है मोदी को। 3 टेस्ट और बचे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तेलंगाना को मैंने इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि तेलंगाना में जो फाइट है वो केसीआर की पार्टी से है। 3 टेस्ट मैच अभी और हैं, और अब ये दुर्भाग्य कह लीजिए, इत्तेफाक कह लीजिए, बदकिस्मती कह लीजिए, वक्त कह लीजिए, कि तीनों स्टेट में मोदी जी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही खराब हालत है भाजपा की। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है शिवराज सिंह चौहान को लेकर। और अगर अब राजस्थान की बात करें कि अगर सचिन पायलट के मसले को थोड़ा सा राहुल गांधी ने कर्नाटक की तर्ज पर, सीधा रमैया और डीके शिव कुमार की तर्ज पर अगर उसको टैकल कर लिया, उसको निपटा दिया, तो राजस्थान भी बड़ी मुसीबत बनेगा मोदी जी के लिए। और ये जो टेस्ट मैच हैं, 4 टेस्ट मैच हैं जिसमें 1 मोदी हार चुके हैं, आने वाले 3 टेस्ट मैच की जो हार जीत है वो 24 के फाइनल का सबसे बड़ा संकेत होगी। तो ये आज का वीडियो था, कैसा आपको लगा? मुझे लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया आप दें, और ये वीडियो जो है उसको शेयर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करिए अगर आपने क्लिक नहीं किया है, और आपके कमेंट्स ज़रूर हमें एक नया, आप कह सकते हैं, आइडिया देते हैं कि अगला वीडियो कैसा होना चाहिए। तो आप इंटरैक्ट ज़रूर करते रहिए। ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।